व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के वे प्रश्न जो परीक्षा में आते ही हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। तो धातु में सबसे पहला आ जाएगा, इसमें धात्विक चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती। दूसरा है धातु बहुत कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती। इसके बाद है धातु में यह अत्यधिक आघातवर्ध्य है, जबकि अधातु नहीं होती है। बाद है धातुएं तन्यता प्रदर्शित करती है, जबकि अधातु नहीं करती। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, जबकि अधातु कुचालक होती। तो आपको कोई से भी 3 अंतर ही याद करने हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा धातु में धात्विक चमक होती है, धातुएं कठोर होती है और धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जबकि अधातु में इसका विपरीत आ जाएगा, जैसे अधातु में धात्विक चमक नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती और यह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो इस प्रकार से अंतर आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है CH4 मीथेन गैस धन 2O2 ऑक्सीजन और इससे मिलके बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड धन H2O पानी और यहाँ साथ में निकलेगी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण है Pb लेड NO3 लेड डाई नाइट्रेट, इससे बन जाएगा 2PbO4 NO2 प्लस O2। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मतलब तापमान के बिना यह अभिक्रिया नहीं होती, तापमान मिलेगा तो ही यह अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अभिक्रिया के अंतर्गत निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जब अंतर याद करेंगे तो हमें कोई 3 ही अंतर याद करने हैं। पहला है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन वाली जो प्रक्रिया वह कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में होता है। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। तीसरा है इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें हम लिखेंगे इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद अगला अंतर है इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है। वायवीय श्वसन में इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है, जबकि अवायवीय श्वसन में इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल है। इसके बाद अगला है वायवीय श्वसन, यह अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और अवायवीय में हो जाएगा यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती। तो हमें कोई से 3 ही अंतर याद करने हैं। तो हम याद कर लेंगे वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह केवल कोशिका द्रव में होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। बाद अगला अंतर है परागण और निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में अंतर। तो इसमें भी हम 3 ही अंतर याद करेंगे। तो परागण में पहला है यह परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि निषेचन में नर एवं मादा जनन इकाइयां गैमेट्स
के मिलन को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा जनन इकाइयां जिसे गैमेट्स कहते हैं, इसके मिलन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद दूसरा अंतर है परागण में। परागकण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। परागण के लिए बाह्य साधनों जिसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में होगा इसके लिए बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है परागण, यह एक बाह्य क्रिया है, जबकि निषेचन में यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार से हमें 3 ही अंतर याद करने हैं। परागण में परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि निषेचन में नर व मादा जनन इकाइयों के मिलन को निषेचन कहते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल तथा कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन में इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। परागण एक बाह्य क्रिया है, जबकि निषेचन या बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। इसके बाद अगला अंतर वाला प्रश्न है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो यह अंतर है पहला, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी आवश्यक है, द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि परपरागण में परपरागण द्विलिंगी एवं एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। तो स्वपरागण तभी होगा जबकि पुष्प द्विलिंगी हो, जबकि परपरागण में द्विलिंगी या एकलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प में हो सकता है। दूसरा अंतर है नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। स्वपरागण के लिए नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। यदि एक साथ परिपक्व होंगे तो ही स्वपरागण की प्रक्रिया होगी, जबकि परपरागण में प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा है पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। पुंकेसर तथा जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके, जबकि परपरागण में इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से मुख्य अंतर हमें इसके 3 अंतर याद कर लेने हैं स्वपरागण और परपरागण के। इसके बाद अगला अंतर वाला प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, तो इसमें भी हम अंतर याद कर लेंगे। तो इसमें पहला है वास्तविक प्रतिबिंब में, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। आभासी प्रतिबिंब में हम लिखेंगे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। इसके बाद अगला है यह सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में यह सदैव सीधे बनते हैं। तो एक मुख्य अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं यह सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। तीसरा अंतर है इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। चौथा अंतर है दर्पण के आगे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में हम कौन कौन से पॉइंट याद करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। यह सदैव उल्टे बनते हैं, इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है और ये दर्पण के आगे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब में हम लिखेंगे इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। यह सदैव सीधे बनते हैं, इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और ये दर्पण के पीछे बनते हैं। इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं की परीक्षा में आने वाले उन प्रश्नों को देख लिया है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अंतर वाले प्रश्न, और इसके साथ ही मॉडल पेपर भी हमने देख लिया था, जिसके लिंक नीचे भी दे रखे डिस्क्रिप्शन में। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, उसमें सारे
प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।